हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी, गवर्नेंस और हमारी पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका बेसिकली नाम है कि कैसे होता है डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, क्या बेसिकली ऑप्शंस हैं, क्या पावर्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो प्रोविजंस को कंटेन करते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर को कैसे, कब, किस तरीके से इलेक्ट किया जाना चाहिए। अगर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन बेसिकली वेकेंट हो जाए तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के किस तरीके से लॉज इस पे एप्लीकेबल हो सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो हरदोई के एमएलए नितिन अग्रवाल, इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर की तरह ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश असेंबली को और इनके टेन्योर में अब सिर्फ 5 ही महीने बचे हैं क्योंकि यूपी के इलेक्शंस ऐसा लगता है कि फरवरी या मार्च 2022 के आसपास स्केड्यूल्ड हैं दोस्तों। जो ये एमएलए हैं श्री नितिन अग्रवाल जी, इन्होंने एक्चुअली जब इलेक्शन लड़ा 2017 में, उस वक्त इन्होंने समाजवादी पार्टी पे या उनके टिकट पे इलेक्शन को लड़ा। उसके बाद 2018 में अपने फादर जो कि यूपी के मिनिस्टर रह चुके हैं और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं, नरेश अग्रवाल, उनके साथ इन्होंने अपनी लॉयल्टी शिफ्ट की भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की तरफ। इसी के कारण 2019 में समाजवादी पार्टी ने एक्चुअली जो असेंबली स्पीकर हैं उनके सामने एक पिटीशन मूव की अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ कि जब इन्होंने टिकट हमारी पार्टी से लड़ा, समाजवादी पार्टी से लड़ा, तो फिर कैसे ये बेसिकली स्विच कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और अभी जब इनको चुना गया डिप्टी स्पीकर की तरह, उससे जस्ट पहले ही जो स्पीकर हैं यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्होंने ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर इनके डिस्क्वालिफिकेशन की डिमांड थी, मांग थी, पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर हम टेक्निकली देखें तो मिस्टर नितिन अग्रवाल एक्चुअली जिनको डेप्यूटी स्पीकर की तरह चुना गया है बीजेपी की सपोर्ट से, वो टेक्निकली स्पीकिंग अभी भी समाजवादी पार्टी या एसपी के नॉमिनी हैं। आज भी वो समाजवादी पार्टी के मेंबर की तरह कंटिन्यू करते हैं उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली या उत्तर प्रदेश विधानसभा में। ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं कई तरह के क्वेश्चंस रेज करते हैं कि इस तरीके से जो 17th लोकसभा अगर आप देखेंगे तो 2 साल से ज्यादा हो गए, 2019 में कॉन्स्टिट्यूट की गई और तब से लेके आज तक डेप्यूटी स्पीकर के बिना ही लगातार चल रही है। समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं डेप्यूटी स्पीकर को लेके। अगर हम आर्टिकल 93 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि द हाउस ऑफ पीपल मींस लोकसभा जैसे ही बेसिकली कन्वीन हो, इमीडिएटली या जल्दी से जल्दी उनको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को बेसिकली चुनना होगा। साथ में यह भी लिखा है जो आर्टिकल 178 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिमिलर प्रोविजंस बेसिकली प्रोवाइड करते हैं जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है कि किस तरीके से स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज या विधानसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को बेसिकली चुने। तो क्लियर है, आर्टिकल 93 हो या आर्टिकल 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, दोनों ही आर्टिकल्स ओनस बेसिकली हाउस के ऊपर रखते हैं कि जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूट की जाए, जैसे ही वो कन्वीन हो, जैसे ही उनका सेशन हो, जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को वो बेसिकली चुने। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या ये मैंडेटरी है कि कोई भी हाउस हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उनको डेप्यूटी स्पीकर को चुनना ही होगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स की बात माने तो आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178 की जो लैंग्वेज है उसमें वर्ड है शैल। उसके अलावा जो सेकंड वर्ड है एज सून एज मे बी, मतलब बहुत क्लियर है कि चाहे वो स्पीकर हो चाहे डेप्यूटी स्पीकर हो, क्योंकि शैल वर्ड का बेसिकली इसमें यूज है, इसका मतलब उनको चुनना असेंबली के लिए या लोकसभा के लिए एक मैंडेटरी जरूरी प्रोविजन है। साथ ही साथ सिर्फ चुनाव ही नहीं, उसको अर्लीएस्ट जल्दी से जल्दी भी करना उनके लिए मैंडेटरी प्रोविजन की तरह एक्ट करेगा। अच्छा, क्या टाइम फ्रेम है, बेसिकली क्या रूल्स हैं कि डेप्यूटी स्पीकर को चुना जाए? कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात माने तो उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया है, उसमें सिर्फ लिखा गया है एज सून एज पॉसिबल। तो अगर जनरली स्पीकिंग हम देखें, जो आज तक प्रैक्टिस में हमेशा जनरली फॉलो की गई है, चाहे वो लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, तो जो स्पीकर हैं वो पहला सेशन या फर्स्ट सेशन होता है, नया हाउस जब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है
जो जनरली की थर्ड डे बेसिकली होता है ओथ टेकिंग के बाद, अफर्मेशंस के बाद, क्योंकि पहले 2 दिन में ओथ टेकिंग और अफर्मेशंस में निकल जाता है, थर्ड डे हाउस बेसिकली कन्वीन होता है, फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है, उसी दिन जनरली स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है। जो इलेक्शन है डेप्यूटी स्पीकर का, यह जनरली सेकंड सेशन में बेसिकली होल्ड किया जाता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली या एज पर द लॉज ऐसा कोई बेसिकली उसमें रुकावट नहीं है कि अगर हाउस चाहे, असेंबली चाहे, तो पहले ही सेशन के कन्वीन होने पे स्पीकर के साथ साथ डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी दोनों का साथ ही हो सकता है। लेकिन एक जनरल प्रैक्टिस चल रही है कि पहले सेशन के पहले दिन सबसे पहले स्पीकर और सेकंड सेशन में डेप्यूटी स्पीकर। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की बात देखें तो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन है उसको भी ज्यादा डिले नहीं किया जाना चाहिए। और जनरली ये प्रैक्टिस चाहे वो लोकसभा हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो, इनके द्वारा जनरली इसको फॉलो किया जाता रहा है कि जब तक कोई जेन्युइन अनअवॉइडेबल कंस्ट्रेंट ना हो, डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन है उसको फर्स्ट नहीं तो सेकंड सेशन में जरूर कर लिया जाए। लोकसभा की अगर हम बात कर लें तो जो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन है यह गवर्न होता है कौन से रूल से? रूल 8 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। क्योंकि द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि लोकसभा के अंदर चीजों को कैसे कैरी आउट किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। और इन रूल्स के हिसाब से इलेक्शंस भी उस डेट पे होंगे जिस डेट को स्पीकर बेसिकली फिक्स करते हैं। तो बहुत क्लियरली हो गया कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, एक बार जब मोशन बेसिकली स्टार्ट हो जाता है, उनका नाम प्रपोज किया जाता है, स्पीकर उसकी डेट फिक्स कर देते हैं इलेक्शन की, तो डेप्यूटी स्पीकर के बेसिकली इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है। तो ये रही बात लोकसभा की। लेजिस्लेटिव असेंबलीज या विधानसभा जो स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए क्या प्रोविजंस होंगे? एग्जैक्टली सिमिलर प्रोविजंस। और एक बार जब डेप्यूटी स्पीकर चुन लिए जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो तब तक बेसिकली कंटिन्यू करते हैं अपने ऑफिस में तब तक कि हाउस ही डिसॉल्व ना हो जाए। आर्टिकल 94 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के पैरेलल आर्टिकल 179 है स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। उसके हिसाब से चाहे वो स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो, जैसे ही बेसिकली हाउस सीज हो जाता है एग्जिस्ट करना, उसके साथ साथ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को भी अपने ऑफिस को वेकेंट करना होगा। इसके अलावा हो सकता है उनको रिजाइन करना पड़ जाए, या यह भी पॉसिबल है कि उनको अपने ऑफिस से रिमूव कर दिया जाए। ऑफिस से रिमूवल कैसे होगा? हाउस ऑफ द पीपल, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, उनके रेजोल्यूशन से। अगर जो मेजॉरिटी है उस वक्त के हाउस के मेंबर्स की, वो एक रेजोल्यूशन पास कर दें, चाहे वो स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो, तो उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए स्पीकर के बजाय डेप्यूटी स्पीकर अगर चेयर को ऑफिशिएट कर रहे हैं, तो उनकी क्या पावर्स होंगी? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है। आर्टिकल 95(1) क्लियरली कहते हैं कि जब स्पीकर की सीट या ऑफिस वेकेंट हो जाए तो उनकी ड्यूटीज को कौन परफॉर्म करेगा? डेप्यूटी स्पीकर। जो हमारे पहले स्पीकर रहे जीवी मावलांकर, जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बजाय एम अनंत अयंगर, उन्होंने एक्टिंग स्पीकर की तरह बेसिकली ऑफिशिएट किए, डेप्यूटी स्पीकर होते हुए स्पीकर की तरह फ्रॉम मार्च 7th टू बेसिकली 1956 टिल मई 1957। और उसके बाद जो सेकंड लोकसभा हुई उसमें उनको स्पीकर की तरह चुन लिया गया। सिमिलरली 13th लोकसभा की बात देखें तो जीएमसी बाल योगी, जिनकी डेथ हुई 2002, उनके बजाय फिर डेप्यूटी स्पीकर जो रहे पीएम सईद, उन्होंने एक्टिंग स्पीकर की तरह काम किया अंटिल मई। उसके बाद श्री मनोहर जोशी को स्पीकर के तौर पे लोकसभा ने बेसिकली चुन लिया। तो अगर जनरल वर्ड्स में कहें तो डेप्यूटी स्पीकर की सेम पावर्स हो जाती हैं स्पीकर की तरह जब वो किसी भी हाउस की सिटिंग को प्रिसाइड कर रहे हों। जितने भी रेफरेंसेस आप स्पीकर को देंगे रूल्स के हिसाब से, वो ऑटोमेटिकली ऐसा माना जाएगा कि डेप्यूटी स्पीकर क्योंकि अब स्पीकर की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हैं डेप्यूटी स्पीकर को। और बहुत सारे जजमेंट्स हो सके हैं जिसमें यह भी क्लियर है कि अगर डेप्यूटी स्पीकर सिटिंग ऑफ द हाउस को प्रिसाइड कर रहे हैं तो उनके किसी जजमेंट या उनके किसी एक्ट या उनके किसी वर्डिक्ट के खिलाफ स्पीकर को अपील नहीं की जा सकती। दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन यह है कि मान लीजिए डेप्यूटी स्पीकर को जो डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा लॉ है या एंटी डिफेक्शन का लॉ है जो कि 10th शेड्यूल में इंसर्ट किया गया है, कब? 1985, जिस पे हमने बहुत डिटेल में कुछ दिन पहले लेक्चर डिलीवर किया है, उसके तहत किस तरीके से कवर होता है।
तो क्या डेप्यूटी स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन से पूरी तरह प्रोटेक्शन है? नहीं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो पैरा 5 है 10th शेड्यूल का, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। वो बहुत क्लियरली कहते हैं कि चाहे स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो, उनको सिर्फ एक केस में डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा कि मान लीजिए जब उनको स्पीकर की तरह या डेप्यूटी स्पीकर की तरह इलेक्ट किया जाए और वो खुद वॉलंटरी अपनी जो मेंबरशिप है पॉलिटिकल पार्टी की उसको छोड़ दें, और जब वो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर होना सीज कर दें, उसके बाद अगर फिर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी चेंज करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की तरह ज्वाइन करने से पहले अपनी पॉलिटिकल मेंबरशिप को छोड़ दिया, तो ऐसे केसेस में आप बेसिकली उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। और यही एग्जाम्पशंस चाहे राज्यसभा के, जैसे लोकसभा और विधानसभा में स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में कौन होते हैं? राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, या स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, सभी पे सेम सेट ऑफ प्रोविजंस ऑफ पैरा 5 ऑफ द 10th शेड्यूल, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, एप्लीकेबल हैं। दोस्तों, क्या कोर्ट्स इंटरवीन कर सकते हैं अगर मान लीजिए हाउस या विधानसभा डेप्यूटी स्पीकर को नहीं चुनती है, इलेक्ट नहीं करती है? अभी ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक पिटीशन बेसिकली फाइल की गई और जिसमें कहा गया कि जो लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर हैं उनको नहीं इलेक्ट किया जाना, नहीं चुना जाना, जो आर्टिकल 93 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें प्रोविजन है कि किस तरीके से बेसिकली डेप्यूटी स्पीकर को चुना जाना चाहिए या स्पीकर को चुना जाना चाहिए, उसका वायलेशन है। ऐसा अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं देखा गया है जिसमें कोर्ट ने लेजिस्लेचर को फोर्स किया हो कि आप डेप्यूटी स्पीकर को बेसिकली चुने। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कोर्ट का क्लियरली ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर वो चाहें तो इंक्वायर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन में डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्डिंग है उसमें साफ है कि 93 और 178 हो आर्टिकल, दोनों में है कि शैल मतलब आपको इलेक्ट करना पड़ेगा, एज सुन एज मे बी मतलब आपको जल्दी से जल्दी, चाहे वो स्पीकर हो डेप्यूटी स्पीकर हो, उनको इलेक्ट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कोर्ट्स बेसिकली अगर कोई प्रोसीजरल कंडक्ट है पार्लियामेंट का तो उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन इंक्वायरी जरूर कर सकते हैं। आर्टिकल 122(1) की अगर हम बात कर लें तो उसमें बहुत क्लियर है कि कोई भी प्रोसीडिंग हो पार्लियामेंट में, उनको किसी भी अगर मान लीजिए इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर है उस बेसिस पे उस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता। कोर्ट्स भी इस बात पे क्वेश्चन नहीं कर सकते दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर कि चाहे स्पीकर हो, डेप्यूटी स्पीकर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या हाल ही का केस रहा, क्या प्रेसिडेंट्स रहे, क्या रूल्स बेसिकली रहे जिससे हाउस की प्रोसीडिंग्स गवर्न होती हैं, कोर्ट्स क्या व्यू ले सकते हैं और क्या बेसिकली मैंडेट्स हैं, क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, पावर्स कैसे शेयर होती हैं, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।